नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी का दौर जल्द समाप्त होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इस बात से स्पष्ट जो संकेत हैं वो दिए हैं। स्पष्ट संकेत देते हुए आज वो नजर आए और इस साल के अंत यानी दिसंबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। और मुख्यमंत्री का कहना है कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो उत्तराखंड को एक साथ 1 करोड़ वैक्सीन तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन इस बात की तैयारियां की जा रही हैं कि प्राथमिकता के साथ ठीक तरीके से वैक्सीन हो जाएगी और इसकी रणनीति बननी भी शुरू हो जाएगी। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव का अमित नेगी का भी यहां पर कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसके माध्यम से वैक्सीन जनता को दी जाएगी और हर 15 दिन में इसको लेकर समीक्षा करने के लिए कहा गया है और एक प्रोटोकॉल भी इसको लेकर बनेगा और एक सॉफ्टवेयर भी इसके लिए तैयार होगा कि कहां पर वैक्सीन दी जा रही है। और यहां तक कि सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया ये एक का फ्रंट लाइन वॉरियर है, इसमें काम करने वाले लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। साल की बात है तो ये दौर चल रहा है और बहुत जल्दी ये दौर समाप्त होगा। चिकित्सा विज्ञान ने और भारत सरकार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बड़े स्पष्ट संकेत दिए हैं। इस वर्ष के अंत तक ये वैक्सीन आ जाएगा। अब हमको उसकी तैयारी करनी है कि क्योंकि एक साथ तो 1 करोड़ वैक्सीन नहीं मिल सकते, लेकिन उसमें प्राथमिकता तय करके और हमको वैक्सीन जो मिलेगी हमें उसको ठीक व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए, उसकी रणनीति हमको बनानी है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक डिटेल्ड एक रोड मैप दिया है जिसमें पूरी टास्क फोर्स मतलब हमें बनानी है और किस प्रकार से हमें वैक्सीन दिया जाएगा हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए। हम प्रीलिमिनरी हम लोगों ने बैठक अपने स्तर पे कर ली है और लगातार हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि हर 15 दिन में हम लोग रिव्यू करेंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, मैन पावर की ट्रेनिंग है, प्लस एक पूरा प्रोटोकॉल बनेगा। प्रोटोकॉल के साथ साथ हमारे बिकॉज एक आपका सॉफ्टवेयर भी बनेगा, किसको हम दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं, किसके द्वारा लगाएगी वैक्सीन, ये सारा का सारा कैप्चर होगा। और उसमें जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिया जाएगा, तो वो प्रायोरिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करेगी। तो अभी सभी इनिशियल स्टेजेस में है, हम लोग अपनी तैयारी लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में कर रहे हैं। तो हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने द्वीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम शुरू वहां पर करवाया। और हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भी आने का यहां न्योता दिया गया था, लेकिन वे किसी कारण कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई और वह दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान करने और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा विद्यालय के प्रबंधन की भी सराहना की। डॉक्टर्स को जिन्होंने MD, MS, MBBS से लेकर और नर्सिंग की डिग्रियां आज हासिल की हैं, उनको एक नए जीवन की शुरुआत के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो लगातार ये 3रा दीक्षांत समारोह इस विश्वविद्यालय का उन्होंने संपन्न कराया है। कोविड काल के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके पालन के करते हुए उन्होंने व्यवस्थित तरीके से इस आयोजन को संपन्न किया है। जहाँ तक कोविड विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति फार्म के नगर पंचायत चेयरमैन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मिला और इस दौरान इन लोगों ने कैबिनेट मंत्री के समक्ष अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी। और इस अवसर पर नगर पंचायत के चेयरमैन सुकांत ब्रह्मा ने कहा कि उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाना बड़ा दुर्भाग्य बात है और लिहाजा उनकी प्रति जो जाति प्रमाण पत्र है इससे पूर्वी पाकिस्तान शब्दों को हटा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में बंगाली समुदाय को 7 राज्यों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा रहा है, पर उत्तराखंड में
बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बहुत जल्द इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। बंगाली समाज के लिए मांग रखी है हमने कि जाति प्रमाण पत्र से बंगाली विस्थापित जो शब्द लगाया जाता है तो उसको हटाने की मांग हमने रखी है। और हमने एक दूसरी मांग है कि बंगाली समाज के जो हमारे प्राइमरी स्तर से जो बंगाली भाषा के लिए जो बंगाली भाषा बच्चों को पढ़ाया जाए एक उस बच्चों के लिए आज हमने मांग रखी है कि बंगाला भाषा हमारे स्कूल में हो, हमारे बंगाली भाषा बच्चे पढ़े, हम लोग बंगाली सीख पाए। और तीसरा मांग हमने रखी है कि हमारे जो एक बंग समाज शक्ति फार्म में बंग भवन बन रहा है तो उसमें सौंदर्यीकरण के लिए हमने उनसे एक मतलब सौंदर्यीकरण के पैसे मांगे उनसे कि हमारा सौंदर्यीकरण हो, बंगाल समाज बैठ पाए उसमें। ये सब मांगे लेके और सब काफ़ी चर्चा विचर्चा हुई उनसे। 45 साल से बंगाली को एक गाली शब्द लिखा जाता है पाकिस्तान में, बहुत ही गलत शब्द है। इसका मैं विरोध करता हूँ, पुरजोर तात्कालीन कांग्रेस सरकार में इस शब्द को लिखाया। आज कुछ कांग्रेसी नेता जो इस हटाने के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, दर दर कह रहे हैं कि ये जो है हटा दिया जाए। मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूँ भवन रुद्रपुर में जो थोड़ा जीर्ण अवस्था में, तो इनके प्रार्थना पत्र को लेकर मैंने डीएम को निर्देश किया है कि किसी न किसी योजना से कुछ पैसा देके वहाँ उस बंग भवन को तो उसका सौंदर्यीकरण किया जाए और उसको यथाशीघ्र पैसा स्वीकृत करा के बंगाली समाज को सम्मान दिया जाएगा। ये विषय मेरे संज्ञान में और इसके लिए बकायदा जो होम सेक्रेटरी हैं उनके विषय उनकी जानकारी में दिया गया और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। और इसमें सेंटर से लेके स्टेट तक जितना हमसे ज़्यादा बन पाएगा, क्योंकि वह जो अगर जो कहीं धब्बा लगता है तो वो धब्बा हम पे है, बंगाली समाज पे नहीं, ये कि हिंदू समाज पे है धब्बा, और उसको 100% होने का काम किया जाएगा। तो 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की परेड का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस परेड पर भी कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है और इस बार होने वाली इन परेडों में गेस्ट की संख्या भी यहां पर कम की जाएगी, यानी उसमें कटौती होगी और साथ ही परेड के दौरान उन्हें होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों को भी देखने के लिए लोग यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो परेड के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि इन सभी परेडों को पूरी तरह से देखरेख के अनुसार ही किया जाएगा, क्योंकि परेडों की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। जो कोविड के कारण काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस रहेंगे उसमें परेड में। 3 परेड्स हैं जो 21 अक्टूबर को होनी है, 31 अक्टूबर को होनी है और 9 नवंबर को होनी है। जो रूटीन में जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते थे उसको लेकर के थोड़ी सी इसमें चेंजेस किए गए हैं और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कोरोना का संक्रमण है उसको लेकर के बचाव भी हो सके और अगर कोई इस तरह की कंटिजेंसी वाली बात आती है तो उसमें कम से कम उसमें तब्दीली हमको करनी पड़े, तो उस हिसाब से उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया गया है। सबसे पहले 21 अक्टूबर को जो पुलिस स्मृति दिवस है उसकी परेड रहेगी। इसके बाद 31 अक्टूबर है, उसमें राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार पटेल हैं उनका जो जन्म दिवस रहता है उसको अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी परेड होगी। और इसके बाद 9 नवंबर को जो राज्य स्थापना दिवस की परेड है वो रहेगी। तो उसमें ऑलरेडी जो हमारे सीओ लाइन हैं, आरआई हैं और एसपी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, और फोकस इसी बात पर है कि परेड भी बेहतर तरीके से हो जाए और कोरोना का संक्रमण जो है उसको लेकर के जो बचाव हम लोग कर सकते हैं उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो एनएसयूआई ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती धांधली के विरोध में 13 अक्टूबर को सचिवालय कूच करने का यहां पर आयोजन किया है और इसकी जानकारी आज एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सौरभ ममगई ने कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। मीडिया को संबोधित करते हुए एनएसयूआई ने जिला अध्यक्ष सौरभ ममगई से साफ तौर पर यहां जब बात हुई है तो उनका कहना था कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हुई धांधली को लेकर एनएसयूआई लंबा समय से ही यहां पर जो एक संघर्ष है वो करती जा रही है, यानी कि एनएसयूआई जो है वो इनके खिलाफ जो भी काम किए जा रहे हैं उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है और जांच की मांग भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार ने इस मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिससे राज्य के युवाओं में भी भारी रोष देखा गया। उनका कहना है कि युवाओं के रोष को देखते हुए एनएसयूआई 13 अक्टूबर को सचिवालय का यहाँ कूच करेगी और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी मुख्य रूप से शामिल होंगे। प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा जिला देहरादून में कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें कि
हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो घोटाला जिसको लेकर के एनएसए ने लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ी, पिछले कई माह से हम लोग जांच की मांग कर रहे थे और जिसके बावजूद भी इस सरकार को ने उसकी सुध नहीं ली। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है उसको लेकर के हम 13 तारीख को सचिवालय का कूच करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी मौजूद रहेंगे। वह युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। हम लोग सभी युवाओं के साथ जो ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है इसको जगाने का कार्य करेंगे और सचिवालय की ओर कूच करेंगे 13 तारीख को। तो उधम सिंह नगर जिले के जिला पंचायत विजयनगर के उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ थाना पनंत नगर में डीएम रंजना राजगुरु के आदेश के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह और सोमनाल द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मुकदमा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2019 के जिला पंचायत चुनाव जीतने और चुनाव अधिकारी को झूठा शपथ पत्र देने के मामले में दर्ज किया गया। आरोप है कि त्रिनाथ विश्वास ने अपने नामांकन में जन्म प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई थी और चुनाव में धोखाधड़ी कर विजयी हुए थे। तो कालीनगर निवासी यूथ कांग्रेस के कुमाऊं सोशल मीडिया प्रभारी किशोर कुमार हाल्दवार द्वारा 20 जून को चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी। मामले में चुनाव आयोग द्वारा जांच कराई गई और जांच में उक्त मार्कशीट जो है वो फर्जी पाई गई, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा मामले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और अब थाना पंतनगर में डीपीआरओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच सिडकुल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अनिल उपाध्याय को सौंपी गई। देखिए, डीपीआरओ के एफआईआर के एप्लीकेशन के आधार पर थाना पंतनगर में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कोई क्लास 10th का या किसी क्लास का एक फर्जी प्रमाण पत्र इन्होंने लगाया है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी उसमें विवेचना के आधार पर, जांच के आधार पर जो आगे कार्रवाई होगी, जो परिणाम है उसके आगे आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने चंबा का दौरा किया है और अपने इस दौरे के दौरान जिलाधिकारियों ने ऋषिकेश मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त आवासीय भवन है वहां पर और होटलों और दुकानों का भी निरीक्षण किया, यानी कि जहां जहां पर जो चीजें क्षतिग्रस्त हुई हैं, खराब हुई हैं, उनका निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए दुर्घटनाओं की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने उप जिलाधिकारी एफआर चौहान को निर्देश दिए कि वे नियंत्रण प्रभावित स्थल का निरीक्षण करते हुए प्रभावितों की सुरक्षा के हितों में आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने प्रभावित भवनों, होटलों व दुकानों की जांच हेतु गठित समिति जो है उसको अब तक की समस्त पूरी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि वस्तुत जो वास्तविक स्थिति है उसको स्पष्ट तौर पर देखा जा सके। और इसके अलावा खेतों में पड़े हुए सड़क के मलबे को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को बीआरओ से बैठक करने के दिशा निर्देश दे दिए और जल्द से जल्द कह दिया है कि इन कामों को मुकम्मल तरीके से किया जाएगा। में ये देखा गया कि खेत पे काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है, तो इसमें भी बीआरओ से हमने एक कोऑर्डिनेशन बैठक अब अगले हफ्ते हम इसमें प्लान कर रहे हैं। तो ये सारे बिंदु बीआरओ से हम उस बैठक में भी उठाएंगे और जब कॉम्पेंसेशन का पूरा जब डिसाइड हम करेंगे तब ये भी मसले लिए जाएंगे। अगर बीआरओ कोऑर्डिनेशन मीटिंग में अग्री करते हैं तब तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर हम अपनी तरफ से कॉम्पेंसेशन का जो बना करके उसको उच्च स्तर पे प्रेषित करेंगे कि ये यहाँ पर किसानों को जो नुकसान हुआ है तो उनकी भरपाई के लिए ये जरूरी है। तो हरिद्वार के ज्वालापुर के पाहदोई मोहल्ले में कोरोना काल में लोगों को राशन वितरित करने के दौरान ही राशन डीलर रजनीश सिखोला कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो आज जिले के सभी राशन डीलरों ने जिला पूर्ति अधिकारी के साथ मुलाकात की है और मृतक राशन डीलर के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। और राशन डीलरों का कहना था कि सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना संक्रमण से अगर किसी भी राशन डीलर की मौत होती है तो सरकार उसके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने और राशन डीलर का लाइसेंस परिवार के किसी सदस्य के नाम मांग की है कि वो कर दिया जाए, क्योंकि अब राशन डीलर की अगर मौत हो गई है तो उनका लाइसेंस किसी और के नाम कर दिया जाए।
लोगों को बताना पड़ रहा है कि एक हमारे यहाँ दुकानदार थे जौलापुर में पावधोई मोहल्ले में, उनका नाम रजनीश शिकोला जी था, जिनको कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमारी उत्तराखंड सरकार से एक मांग यह है कि जैसे कि घोषणा की गई थी कि 10 लाख रुपए का मुआवजा, अगर कोई दुकानदार उसमें कोई पीड़ित हो जाता है या उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उसमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यही हमारी मांग। आज हमने सभी राशन विक्रेता अपने जिले के यहाँ पर इकट्ठे उपस्थित हुए हैं, उनसे सबने एक यही विचार विमर्श किया है कि हमारे को और जो भी आगे आने वाली जो प्रतिक्रिया हुई है कि उनको 10 लाख रुपए और उनकी जो दुकानें हैं, दुकान का जो लाइसेंस है, उनके परिवार को आवंटित किया जाए सरकार की ओर से, और जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हैं बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारे जो रजनीश शिकोला जी हैं, इस कोरोना में माल बांटते उनके देहांत हो गया है। हमारी डिमांड ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जो 10 लाख का उन्होंने वादा किया था वो 10 लाख उनके परिवार को दिया जाए और दुकान जो है उनके परिवार को दिया जाए ताकि वे अपना गुजारा कर सकें। ये हमारी आज की डिमांड है। पूरे प्रदेश का हमारा यही है, अगर ये हमारी डिमांड नहीं मानते तो हम पूर्ण रूप से दुकानें बंद कर दी जाए। तो उधम सिंह नगर जनपद के नानकमता थाना क्षेत्र के ग्राम बिडोरा मजोला में एक नवविवाहिता ने संदिग्ध हालत में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी है और इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और नवविवाहिता 3 महीने की गर्भवती थी और महिला के मायके वालों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने नवविवाहिता के पति मोहम्मद समद को गिरफ्तार कर लिया। बाइक में बढ़ा ला घर से, तो बैग में बढ़ाते ये कहा कि तू घर पे चल, तुझे मैं घर पे चल के बताऊंगा। सर यहाँ है सर 10 बजे बोले पड़ोसी बता रहे हैं हमें आके कि लड़ाई हुई रात के। नहीं तो सर हमें कोई फ़ोन वोन करा गया यहाँ से कि तुम्हारी बहन से लड़ाई हुई है, तुम आ जाओ। कोई भी नहीं बताया गया। और सर हर समय कुछ ना कुछ सर किसी न किसी बात पे सासू माँ और पतिदेव कुछ ना कुछ करते ही रहते थे कि गाड़ी चाहिए थी, ये वाली गाड़ी नहीं दी, और सर कान के झुमके नहीं लेके आई कि फलाना के ढिमाका। सर जो इनकी औरतों वाली बातें होती सर वो सब सारी बातें करनी। तो सर जब घर पे आई थी तो सर वो रो रही थी कि मुझे मत भेजो, मुझे मार देंगे। अगर हमारी मम्मी ने कहा कि चलो होता मम्मी ने हमारे भेज दिया। सर आने के बाद ये देखा सर लड़के, मैं जब आया सर तो लड़के के चेहरे पे कुछ शिकत नहीं, हाथ मान के खड़ा हुआ है। सर लोग आए अपने साथ बैठाल के उसे ले गए। 12 बजे के आसपास थाने में सूचना मिली थी कि बिडोरा मजोलों में कोई ताजिम नामक महिला ने फांसी लगा ली है। उस सूचना पर फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचा और उच्चाधिकारी को उसकी सूचना दे दी। 27 फरवरी को इस महिला की शादी अब्दुल समद के साथ हुई थी 2020 में, और अभी उसकी शादी को 7 साल से कम समय हुआ है। 21 साल शादी हुई थी। तो तहसीलदार साहब ने मौके पर आकर पंचनामा भरा है और बॉडी को सील कर पीएम के लिए भेज दिया है। अभी इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नानकमत्ता में जो है एक विवाहिता ताजमा की जो है फांसी से जो है मृत्यु होना बताया गया है, जिसको पंचनामा करके जो है तो पीएम के लिए जो है खरीमा भेज दिया गया है। तो भाजपुर में नगरपालिका वासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह को उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों पर सम्मानित किया है और इस अवसर पर श्री बालाजी घाटा मंदिर में महंत पंडित अजय शास्त्री ने नगरपालिका अध्यक्ष के काम की सराहना करते हुए कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने शहर में कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन सबसे अच्छा कार्य उन्होंने शहर के मरने वाले लावारिस गौवंश के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि शहर के लावारिस गौवंश का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये काम नगरपालिका के खर्चे से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये प्रस्ताव जब बोर्ड की मीटिंग में रखा गया तो सभी सभासदों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि जानवर को कपड़े में लपेटकर जंगल में दफनाया जाएगा और उन्होंने जनता से अपील भी की कि अगर नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी लावारिस गौवंश जानवर मृत मिलता है तो उसकी जानकारी नगरपालिका परिषद को दी जाए। कोई मालिक नहीं होगा, जिसका मालिक है वो तो स्वयं करेगा। और जो सांड जो हमारे हैं उनका हम पूरे सम्मान के साथ
जो है उनका क्रियाक्रम करेंगे। ये हमने खोला, ये हमने जो है बातचीत के लिए बहुत से अच्छे पहल उठाए हुए हैं, जिसमें गौ के लेकर के सांड के लेकर के जो वैसे मृत्यु हो जा रही थी, उसके उपलक्ष्य में नगर पालिका द्वारा उसको सर्व सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद से उसका संस्कार किया जाएगा। हमारे चेयरमैन के साहब के बहुत अच्छे पहल हैं और सभी क्षेत्रवासियों नगरवासियों के लिए भी अच्छे हैं। सभी के सहयोग से आज ये हो रहा है हमारे क्षेत्र में, और हमारे चेयरमैन साहब अगले समय तक ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो बंगाली समुदाय को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी शब्द को हटाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है और इस संबंध में बनगो भाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय ने चेतावनी दी है कि अगर इस शब्द को जल्द ना हटाया गया तो विधानसभा गेट के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और इस मुद्दे पर हमारे दिनेशपुर संवाददाता अजय कुमार ने बनगोवी जो भाषी महासभा है उनके प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय से खास बातचीत की है। चलिए आप देख लीजिए इस बातचीत के कुछ अंश। आज हमारे साथ बंग भाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये बंगाली समाज के किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं और आगे क्या कुछ रणनीति है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं और आगे क्या रणनीति है आपकी? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा है वो है बंगाली छात्र छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द को हटाते हुए अनुसूचित जाति में हमें दर्ज करें, नंबर 1। नंबर 2, भारत में बंगाली भाषा को, बांग्ला भाषा को जो क्लासिक लैंग्वेज भाषा में दर्ज था, वह सरकार हमारी जो क्लासिक लैंग्वेज भाषा को उसको हटा दिया गया। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, जिस भाषा में भारत सरकार को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला हमारे राष्ट्रगान पर माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर, आज उसी बांग्ला भाषा को क्लासिक लैंग्वेज की श्रेणी से हटा दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी क्लासिक लैंग्वेज को जैसा कि तैसा उसी भाषा में हमें सम्मिलित करें और क्लासिक लैंग्वेज के दर्जा दें। और दूसरा, बंगाली छात्रों के ये जो कलंकित शब्द है इसको हटाएं। इसी के लिए आज ये मुहिम है पूरे प्रदेश में। आज मैं अंतिम बार सभी जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवियों से मिल रहा हूँ और यदि सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो विधानसभा गेट के सामने मैं आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा। तो सर, जगह जगह देखा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी अलग बैठक कर रही है, कांग्रेस अलग बैठक कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर के राजनीति हो रही है? देखिए, हर मुद्दे पे आजकल राजनीति होना ये प्रभावी है और राजनीति होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता राजनीति ना हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों के तमाम हमारे बुद्धिजीवों से मेरा ये प्रश्न है, क्या समाज हित में अपने पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बंगाली समाज के हित के लिए क्या वो ये नहीं कह सकते कि हम पूर्वी पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बांग्लादेशी नहीं हैं? क्या वो बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले जो भी व्यक्ति हैं, क्या अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम बांग्लादेशी हैं, पूर्वी पाकिस्तानी हैं? यदि लगता है कि हाँ, बंगोभाषी महासभा के द्वारा ये लड़ाई, ये मुहिम जायज़ है, तो दोनों पार्टी को उसमें शामिल होकर एक सुर से ये बोलना चाहिए सरकार से कि ये बहुत ही कलंकित शब्द है, इसको हटाना चाहिए। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं उन सभी राजनेताओं से निवेदन करूंगा कि राजनीति को दरकिरार करते हुए समाज के इस मुद्दे को अंतिम रूप दें। आज आप क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों से आपने मुलाकात की लास्ट बार, जैसे पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेशी शब्द को अगर नहीं हटाया गया तो उस स्थिति में आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आज देखिए, पूरे उत्तराखंड के तमाम संगठन इसमें, हमारे जो जो हमारी समिति है बंगाली कल्याण समिति, वो भी इसमें बिल्कुल समय दे रही है और तमाम यूथ जितने संगठन है सभी आज जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल भी इसमें, एक समाज वाले इसमें जुड़ चुके हैं। तो केवल और केवल बंगाली समाज के प्रतिनिधि ही नहीं, दूसरे समाज के लोग भी इसमें भरपूर मेरा सहयोग दे रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि इस बार सरकार हमारी मांग को बिल्कुल मानेगी। और आपने जहां तक प्रश्न पूछा है कि इस बार अगर नहीं होती है उसके लिए भी हम ठोस निर्णय हम ले चुके हैं। जो मैंने पहले कहा था उसकी पुनरावृत्ति होगी और सबसे पहले तो मैं विधानसभा गेट पर बैठूंगा, उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि इसके लास्ट में क्या होता है। बंगभाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय जी का साफ तौर पर कहना है, अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती है तो विधानसभा गेट के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे और जिसके जिम्मेवार सरकार होगी। अपने सहयोगी सुष्मिता पाल के साथ मैं अजय कुमार, JK 24/7, उधम सिंह नगर। तो बागेश्वर में नीलामी के बाद सेंच अग्निकुंड में रेत बजरी लेने के लिए सुंदरलाल पर स्थानीय सभासद के पति राजा पांडे द्वारा मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी के साथ जातिवाचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया।
जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाने में की और इस मामले को लेकर कोतवाल बागेश्वर डीआर वर्मा ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर आरोपी राजा पांडे व उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जिसकी जांच सीओ बागेश्वर द्वारा की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही भी की जाएगी। हमारे पे हम पटवारी जी और कानून को सामने हमको रेते के लिए बुलाया गया वहाँ नीलामी के लिए, तो हम वहाँ गए और हमारे पे सुपुर्द कर दी थी उन्होंने रेते की, और रेता फिर वो चले गए कानून को साहब और पटवारी जी, तो उन्होंने बोला तुम इकट्ठा कर लो, हम तब तक इसके कागज़ बना के लाते हैं वहाँ से, एसडीएम साहब के साइन करा के वो करके लाएंगे। तो हम इकट्ठा करने लगे, इतने में राजू पांडे और वो अन्य साथी उसके बहुत 12-13 लोग आ गए और हम पे सीधे मार कर दी उन्होंने, और सीधा डूमड़े सालों तुम हमारे एरिया में कैसे आ गए और हम मतलब तुम्हारी क्या औकात है हमारे यहाँ से ले जाने के लिए। और इतने में हमको इतनी बुरी तरह मार दिया इन्होंने, बुरी तरह मार दिया, हमारे कपड़े फाड़ दिए हमको और वहाँ से बुरी तरह मार दिया और वहाँ हमको जान से मारने की धमकी दे दी उन्होंने। और ये वादी है सुंदर लाल सनोम रमेश राम, ये मंडल सिला के रहने वाले हैं। उस दिन कुछ रेता जो है एसडीएम साहब द्वारा इनको जो है सुपुर्दगी में दी गई थी। जब ये रेता देखने गए थे तो वहीं पे है सेंज पे है राजा पांडे और उनके साथियों द्वारा इनके साथ जो है मारपीट की गई है, गाली गलौज भी हुई है। थाने पर इसके खिलाफ जो है SC/ST धारा 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना सीओ साहब द्वारा की जा रही है। विवेचना अभी प्रचलित है। तो प्रशासन की हरी झंडी के बाद प्रसिद्ध साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो 752 में उर्स की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार कोरोना महामारी के चलते उर्स की केवल जो रस्म है वो अदा की जाएगी, लेकिन उर्स को लेकर जिलाधिकारी ने अंजुमन गुलाम मुस्तफा कमेटी के साथ बैठक की और उर्स को कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत उर्स को संपन्न करने के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अच्छे से उर्स जो है वो मनाया जाए। अभी शासन प्रशासन द्वारा भी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं। जो जैसी भी गाइडलाइंस ऊपर से शासन प्रशासन की आएंगी उसी आधार पे मेले की और उसकी तैयारियां की जाएंगी। अभी फ़िलहाल कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। फ़िलहाल अभी दरगाह में साफ़ सफाई का और रंगाई पुताई का कार्य शुरू कर दिया गया है। आगे जैसा भी शासन प्रशासन के आदेश आएंगे और जो गाइडलाइंस आएंगी उसी के आधार पे आगे की तैयारियां शुरू। उर्स का मसला ऐसा कोई नहीं है जिस तरह से कि हम लोग अपनी आस्था के स्वरूप किसी दरगाह पर जाते हैं तो सालाना उर्स जो मनाए जाते हैं उनमें लोग श्रद्धालु आते हैं और बहुत उम्मीदों के साथ आते हैं। लोग अपने मन की मुरादें मांगते हैं, दरगाहों पर शीश नवाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुज़ुर्गों के फ़ैज़ान से उनको मालामाल भी करता है। तो एक ऐसे मसले पे जो है सरकार और शासन संवेदनहीनता बरत रहा था, इसलिए अंजुमन ने मांग की थी कि उसको समय पर कराया जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल इस विषय में मीटिंग बुलाई गई। ये एक हर्ष का विषय है और इससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय यह है कि बहुत ही पॉजिटिव माहौल में मीटिंग हुई और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उसको कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत संपन्न कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं और बहुत ही शीघ्रता के साथ पूरी कार्य योजना बनाकर पेश करने के लिए कहा गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।